हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बायोवेव, जहाँ पे हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी वाइज रिवीजन पूरा। नीट के पहले पहले कोशिश करेंगे कि पूरे चैप्टर्स को अपन कवर करें यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में बात की थी। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे टिक करके आप पिछला लेक्चर तक जा सकते हैं और उसको देख सकते हैं। उसके बाद हम इधर उसके आगे से कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक, देखो, हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात की थी या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात की थी कि उसका कंपोजिशन क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। बेसिकली किसी भी हमको एनिमल सेल और प्लांट सेल या बैक्टीरियल सेल में डिफरेंस बताना हो, सेल वॉल में डिफरेंस बताना होगा या सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंस बताना होगा, तो कैसे बताएंगे, किस पोजीशन से बताएंगे, तो वो सब हम चीज वहाँ पे डील किए। फिर हम बात करें कि ये जो मॉडल है, इस मॉडल को प्रपोज किसने किया था। दो साइंटिस्ट है, सिंगर और निकोलसन ने इसको प्रपोज किया था। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है कि सिंगर एंड निकोलसन ने कौन से मॉडल को प्रपोज किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को प्रपोज किया था और ये पीवाईक्यू 2008 में भी पूछा गया था। दूसरा चीज, इसमें जो मूवमेंट होता है बाई लेयर का वो कैसा होता है, तो लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन देखने को मिलता है हमको विद इन द ओवरऑल बाई लेयर। ओवरऑल बाई लेयर में जो लेटरल मूवमेंट किस्म का देखने को मिलता है अपने को, प्रोटीन का देखने को मिलता है। उसके बाद जो फ्लूइड नेचर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अब अगर फ्लूइडिटी नहीं होगी किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में तो उस सेल की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। देखो, सेल वॉल एक रिजिड कंपोनेंट है ना। सेल वॉल एक रिजिड कंपोनेंट है। अब ये रिजिड कंपोनेंट क्या करता है, क्या ये स्ट्रेच हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। जैसे हम बात करें कि एक बॉटल है, बॉटल में एक बैलून डाल दें, है ना, एक बैलून डाल दी। अब बैलून में हम हवा भरेंगे तो बैलून तो फूलेगा ना। तो बैलून का जो ये मेम्ब्रेन है ये फंक्शन कर रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह, ये फूलेगा लेकिन कितना, इस बॉटल की जितनी बाउंड्री होगी उतना। तो बॉटल की बाउंड्री कभी स्ट्रेच नहीं होगी। बॉटल की बाउंड्री कैसे फंक्शन कर रही है, सेल वॉल की तरीके फंक्शन कर रही है। और ये बैलून की वॉल कैसे फंक्शन कर रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तरीके फंक्शन कर रही है। ये आप ध्यान में रखेंगे। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी बैलून की फ्लूइडिटी को डिनोट कर रहा है। उसके बाद सेल ग्रोथ में ये हेल्प करेगा फ्लूइडिटी। दूसरा, अब ये जो इंटरसेलुलर जंक्शन बनते हैं, इंटरसेलुलर जंक्शन मतलब प्लाज्मोडेस्माटा, है ना, प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन बनते हैं, उसके फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करते हैं। सिक्रेशन में हेल्प करते हैं, एंडोसाइटोसिस में हेल्प करते हैं, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। इंडोसाइटोसिस का मतलब कोई फॉरेन कंपोनेंट को ये निगल लेते हैं, जैसे अमीबा में हम पढ़ते हैं फैगोसाइटोसिस, बस वैसा ही कुछ मैकेनिज्म इनमें देखने को मिलता है। ये किसी फॉरेन पार्टिकल को निगल लेते हैं, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इंडोसाइटोसिस। और यही जो फ्लूइडिटी है, इसी की वजह से ये सेल डिवीजन में भी हेल्प करते हैं। इतना चीज क्लियर हुआ। उसके बाद बात करें मेम्ब्रेन की, तो मेम्ब्रेन में हमको दो टाइप्स के मूवमेंट देखने को मिलते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के। हमको बस इतना समझना है कि कोई ऐसा मॉलिक्यूल जब वो बिना एनर्जी के मेम्ब्रेन को ट्रांसफर कर रहा है तो उसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, है ना। और ऐसा कंपोनेंट जिसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बेसिकली हम सोडियम पोटेशियम पंप की बात करते हैं, है ना। उसके बाद हम बात करें सेल वॉल की, तो सेल वॉल एक इंपॉर्टेंट फीचर है किसी भी प्लांट सेल का। ये हम पिछले क्लास में भी पढ़ के आए हुए हैं। इस सेल वॉल एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, प्लांट सेल का। उसके बाद सेल वॉल क्या होता है, एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है जो सेल को एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करता है। अब केवल शेप प्रोवाइड करने का नहीं काम करता है, ये क्या करता है, इस सेल को प्रोटेक्ट करता है किससे, मैकेनिकल डैमेज से और इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्ट करता है। और ये क्या करता है, ये कुछ चीजें और करता है, जैसे कि सेल टू सेल इंटरेक्शन का काम करता है ना। एक सेल से दूसरे सेल में बातचीत करनी है तो किसके थ्रू होगी, सेल वॉल के थ्रू भी हो सकती है। उसके बाद ये एक बैरियर के तरीके काम करता है, बड़े बड़े मैक्रोमोलिक्यूल्स जो अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स होंगे उनकी एंट्री को रोकता है। उसके बाद हमको जो यहाँ पे मेन चीज हमको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि एल्गल सेल वॉल का कंपोनेंट और प्लांट सेल वॉल का कंपोनेंट किस तरीके से डिफरेंट है। जो एल्गल सेल वॉल का कंपोनेंट है उसमें सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मेनन्स और मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट ये प्रेजेंट है। लेकिन वहीं प्लांट सेल की बात करें तो सेलुलोज तो सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, प्लांट सेल में हेमीसेलुलोज, पेक्टिन्स और प्रोटीन्स प्रेजेंट है। तो अपने को कंपोजिशन वाइज एकदम क्लियर रहना है कि एल्गल सेल वॉल का कंपोजिशन क्या है और हायर प्लांट के सेल वॉल का कंपोजिशन क्या है। उसके बाद जब कोई सेल नई बनी है, जैसे ये एक सेल है डिवाइड करके दो सेल बनाएगी, तो इनिशियल फेज में जब ये होगी तो इसमें एक ही तरीके की सेल वॉल होगी और उस सेल वॉल को हम बोलेंगे प्राइमरी सेल वॉल, है ना। प्राइमरी सेल वॉल थोड़ी सी ग्रो करती है, उसके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो ग्रो कर सके। और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता है ये सेल मेच्योर होती है और मेच्योर होने के साथ ये धीरे धीरे जो प्राइमरी वॉल है वो डिमिनिश हो जाएगी और इसके ऊपर एक सेकेंडरी सेल वॉल का डिपोजिशन देखने को हमको मिलेगा। अब ये जो सेकेंडरी वॉल का डिपोजिशन होता है ये इनर साइड ऑफ द सेल वॉल होता है। किधर होता है, इनर साइड ऑफ द सेल वॉल।
और टूवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसके डिपोजिशन से होगा क्या कि ये प्राइमरी सेल वॉल धीरे धीरे क्या हो जाएगी, डिमिनिश हो जाएगी जैसे जैसे सेल मैच्योर होगा, और वहां पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा टूवर्ड्स द इनर साइड ऑफ द सेल या टूवर्ड्स द मेम्ब्रेन साइड ऑफ द सेल। ठीक, इतना चीज क्लियर। अब देखो एक चीज और समझना है हमको मिडिल लैमेला के बारे में, जिससे 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है कि मिडिल लैमेला दो सेल के बीच में जो सीमेंटिंग मटेरियल होता है, जो ग्लू होता है, जो दोनों को जोड़ के रखता है, उसको क्या बोलते हैं हम, मिडिल लैमेला बोलते हैं। अब देखो मिडिल लैमेला का कंपोजिशन पूछता है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट का मिलकर बना होता है। इसका कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट का मिलकर बना होता है ये मिडिल लैमेला, जिसको हम सीमेंटिंग मटेरियल भी बोलते हैं। अब इसी सीमेंटिंग मटेरियल से एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसमें सेल वॉल और मिडिल लैमेला के बीच में एक ट्रांसवर्स लाइन बनती है या ट्रांसवर्स चैनल बनता है। इसी चैनल को हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक। ये प्लाज्मोडेस्माटा से क्या होता है कि एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल में ट्रांसफर होता है, ठीक। अब इसमें से ये न्यूट्रिएंट एक्सचेंज करते हैं, प्रोटीन एक्सचेंज करते हैं, जो भी सेल के प्रोडक्ट होते हैं उनको एक्सचेंज करते हैं। कभी भी न्यूक्लियर कंटेंट को एक्सचेंज नहीं करते, मींस डीएनए को एक्सचेंज नहीं करते ये, है ना। तो ये अपने को याद रखना है, ये साइटोप्लाज्मिक बैरियर या साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन करवाते हैं नेबरिंग सेल्स के बीच में। कौन, प्लाज्मोडेस्माटा। तीन चीजें हमने यहाँ पे पढ़ लिया, मिडिल लैमेला के बारे में पढ़ लिया कि क्या होता है, ये एक सीमेंटिंग मटेरियल होता है जो दो नेबरिंग सेल्स को जोड़ के रखता है। और इसके कंपोजिशन की बात करें तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट से ये बना होता है। फिर इनमें एक ट्रांसवर्स चैनल देखने को मिलता है जिसको हम प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं, जो दो नेबरिंग सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है। पीवाईक्यू 2009 में मिडिल लैमेला से था और प्लाज्मोडेस्माटा से भी 2009 में ये क्वेश्चन था। तो हमको ये चीजें एकदम ध्यान से याद रखनी है, एकदम ध्यान से पढ़नी है। फिर हम बात करें इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की, तो इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हम उन ऑर्गेनेल्स को इंक्लूड करते हैं जिनके फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड वे में परफॉर्म करते हैं। कोऑर्डिनेटेड वे में कहने का ये मतलब हुआ कि एक का फंक्शन या एक का प्रोडक्ट दूसरे के लिए सबस्ट्रेट की तरह फंक्शन करेगा, है ना। ये चीज समझने के लिए हम कुछ चीज थोड़ी स्ट्रक्चर समझते हैं। जैसे कि हमको पता है न्यूक्लियस कितने मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, डबल लेयर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। और इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है उसमें कौन सा, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक आउटर मेम्ब्रेन को इजिली फॉर्म करता है ना। अब ये जो आउटर मेम्ब्रेन बना है किसका, न्यूक्लियस का, इसको कॉन्टिन्यूटी में फॉर्म कौन कर रहा है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हो गया न्यूक्लियस, है ना, और ये हो गया ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कब राइबोसोम्स भी अटैच होते हैं, कुछ कुछ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के ऊपर। अब वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं, ऐसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ऐसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम्स अटैच नहीं होते हैं उसको बोलते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। अब राइबोसोम्स हमको पता है कि राइबोसोम्स क्या सिंथेसाइज करते हैं, प्रोटीन्स। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो एबंडेंट अमाउंट में किसका सिक्रेशन करेंगे, प्रोटीन्स का सिक्रेशन करेंगे, प्रोटीन्स का सिक्रेशन करेंगे। वहीं हम बात करें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो ये क्या बनाएंगे, लिपिड, फैट, स्टेरॉल्स, ये सारी चीजें ये बनाएंगे। अब देखो ये जो होंगे ये सारे के सारे इनका जो प्रोडक्ट होगा ये प्रोटीन के फॉर्म में होगा, लिपिड के फॉर्म में होगा, फैट के फॉर्म में होगा, है ना। अब इनका प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल रिलीज होगा, है ना, वेसिकल्स के फॉर्म में रिलीज होगा। और इनके इन्हीं से जुड़ा हुआ एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होगा जिसका नाम है गोल्जी बॉडी। क्या नाम है, गोल्जी बॉडी। देखो गोल्जी बॉडी को हम बात करें, जो गोल्जी बॉडी का फंक्शन है वो कोऑर्डिनेटेड वे में परफॉर्म करता है। गोल्जी बॉडी अटैच है, गोल्जी बॉडी क्या करेगा, इनको एब्जॉर्ब करेगा, इनको एक्सेप्ट करेगा, किधर के साइड, सिस फेज, जिधर के साइड ये वेसिकल्स जो सिक्रीट हुए हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के थ्रू, उधर ये गोल्जी बॉडी की फेज में इंटर करेगा और उस फेज को बोलते हैं सिस फेज या फॉर्मिंग फेज या कॉन्वेक्स फेज, ठीक। सिस, फॉर्मिंग या कॉन्वेक्स फेज बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये वेसिकल्स एंट्री लेंगे और ये वेसिकल्स यहाँ पे इनकी पैकिंग होगी और पैकिंग होके ये इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन्स के फॉर्म में यहाँ पे वेसिकल्स के फॉर्म में रिलीज होगी, ठीक, पैक होगी किस फॉर्म में, ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड। देखो क्वेश्चन पूछता है कि ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तो
गोल्जी कॉम्प्लेक्स। उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछता है कि द कंपोनेंट विद हाईएस्ट नंबर ऑफ सिक्रेटरी सेल्स, तो उसमें भी हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स को मार्क करते हैं। वो चीज अपने को याद रखना है। उसके बाद दो कंपोनेंट तो अपने को मिल गए, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा गोल्जी बॉडी। उसके बाद यही गोल्जी बॉडी में कुछ बड़े वेसिकल्स का भी फॉर्मेशन होता है ना। अब ये जो बड़े वेसिकल्स बने हैं, इसी में से कुछ वेसिकल्स वैक्यूल्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं और कुछ लाइसोसोम्स का भी फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमको चार ऑर्गेनल का कंपाउंड, चार ऑर्गेनल एक दूसरे से रिलेटेड वे में दिख गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, इसको बोल दिए गोल्जी बॉडी। अब इसी में से वैक्यूल्स जुड़ा हुआ है, इसी में से वैक्यूल्स बन के निकल रहे हैं, तो वैक्यूल्स भी आ गया। इसी में से लाइसोसोम्स भी निकल रहे हैं, तो लाइसोसोम्स भी आ गए। तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में 4 ऑर्गेनली इंक्लूडेड है। एक बार फिर से देख लीजिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स और लाइसोसोम्स, क्योंकि इनके फंक्शन से कोऑर्डिनेटेड मैनर में परफॉर्म किए जाते हैं। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड जिस फेज से बन के निकलेंगे, इस फेज को भी नाम देंगे ट्रांसफेज, मैच्योरिंग फेज या कॉनकेव फेज। समझ में आया? ट्रांसफेज, मैच्योरिंग फेज या कॉनकेव फेज बोलेंगे। ये फेज होगा जहां से ये पैक्ड फॉर्म में निकलेंगे। अब ये जो पैक्ड फॉर्म निकले हैं, ये यूज हो सकते हैं उसी सेल में, या तो ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, सिक्रीट हो सकते हैं किसी दूसरे सेल के लिए जहां पे इसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो अपने को ये भी ध्यान रखना है। देख लेते हैं इससे क्वेश्चन कहाँ से बने हैं, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बना है, जैसे 2021 के पीवाईक्यू की बात करें तो इसमें ये पूछा है कि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या, जो इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है वो क्या कौन कौन से ऑर्गेनेल को इंक्लूड करता है। तो उसमें हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स को इंक्लूड करते हैं। तो ये 2 साल पूछा गया है, 2021 में और 2011 में। उसके बाद इसमें ये पूछा गया है, ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये जो ये हमको किस सेल में देखने को मिलता है, तो हमको यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है। उसके बाद इसमें एक चीज और पूछा गया है, इसमें इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि ये क्या कैसे, जब हम बात करें कि नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, इतना बोल दिया, इसमें में हमको ये समझना है कि ये किसके बारे में बात कर रहा है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात कर रहा है। ठीक, हमको स्ट्रक्चर वाइज भी क्लियर रहना है कि गोल्जी बॉडी को बोलेगा तब क्या बोलेगा स्ट्रक्चर के लिए, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए बोलेगा तो क्या बोलेगा स्ट्रक्चर के लिए। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए एक बार फिर से देखिए कि क्या बोल रहा है, इट इज अ नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच इज स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होता है और साइटोप्लाज्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक, कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब इसके अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं ल्यूमेन। क्या बोलते हैं, ल्यूमिनल स्पेस, ल्यूमिनल स्पेस। और इसके बाहर जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है इसको बोलेंगे एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस। ठीक, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस। तो ये पूरे के पूरे सेल को 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देता है, ल्यूमिनल और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपोनेंट में डिवाइड करता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये क्या करता है, ये जो इंट्रासेलुलर स्पेस है, सेल के अंदर का जो स्पेस है उसको 2 डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है, दैट इज ल्यूमिनल इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहां पे देख लें, और दूसरा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल जिसको हम साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट बोल देंगे। उसके बाद वही चीज की रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो उसमें राइबोसोम्स एसोसिएटेड होंगे उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, और ये और दूसरा क्या, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम्स एसोसिएटेड नहीं होंगे। उसके बाद ये देखो, इसी से स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्वेश्चन 2022 में भी फिर से पूछा गया। मींस इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से 2022 में 2 क्वेश्चन मिल गए अपने को यहीं पे। तो एकदम ध्यान से सारी चीजों को पढ़ना है। उसके बाद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फिर 2010 में, 2013 में इसके डायग्राम से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके डायग्राम्स की नेमिंग को हटा के क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो भी अपने आप को एकदम क्लियर रहना है डायग्राम्स को लेके भी कि कौन सा किसका डायग्राम है। समझ में आया? उसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमको कहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, वहां पे ज्यादा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कैसा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलेगा। वहीं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो वो हमको वहां पे देखने को मिलेगा जहाँ पे सेल्स, जिन सेल्स को लिपिड की सिंथेसिस या लिपिड की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि हम बात करें स्टेरॉयडल हार्मोन्स की बात करें, इसकी सिंथेसिस के लिए रफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की रिक्वायरमेंट है। और ये 2013 का क्वेश्चन है। और ये आरईआर और स्टेरॉयडल हार्मोन्स, यानी इस पूरे पैराग्राफ से 2020 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो देख लो, आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि यहाँ से इस पार्ट से कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक में। उसके बाद गोल्जी ऑपरेटर्स की बात करें तो ये देखिए, गोल्जी ऑपरेटर्स के बारे में मैंने बोला था कि शेप बिल्कुल क्लियर रहना है। गोल्जी बॉडी में देखो, शेप की बात करें तो फ्लैट डिस्क शेप सैक और सिस्टर्ने को हम क्या बोलते हैं, गोल्जी बॉडी बोलते हैं। और ये 2015 का क्वेश्चन है।
उसके बाद इसको डिस्कवरी किसने की थी? तो कैमिलियन गोल्जी ने डिस्कवरी की थी 1898 में, और इन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया गोल्जी apparatus। ये एक डेंसली स्टैंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर है नियर द न्यूक्लियस, और ये क्या क्या कंसिस्ट करते हैं? फ्लैट डिस्क शेप सैक और सिस्टर्ने कंसिस्ट करते हैं। ये 2015 का क्वेश्चन है। और इनके स्ट्रक्चर में जो डायमीटर है, इनका डायमीटर की बात करें तो ये कितना है? तो 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर डायमीटर है। और ये जो तुम्हारा स्टैक लाइक डिस्क शेप सैक है या सिस्टर्ने हैं, ये स्टैक्ड होते हैं, यानी एक के ऊपर एक ऐसे स्टैक्ड फॉर्म में रखे हुए होते हैं, पैरेलल एक दूसरे के। ठीक। और ये जो इनका नंबर है, सिस्टर्ने का नंबर है, ये अलग अलग होता है अलग अलग सेल्स के बेसिस पे। जो सिस्टर्ने होता है वो किसमें प्रेजेंट होता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। देखो, सिस्टर्ने और क्रिस्टे दो चीज है। क्रिस्टे हम पढ़ते हैं, क्रिस्टे पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में जो इनफोल्डिंग्स बनती हैं उसको बोलते हैं क्रिस्टे। सिस्टर्ने बोलते हैं जो गोल्जी बॉडी के इनफोल्डिंग्स होती हैं उनके बारे में। तो यहाँ पे हमको याद रखना है कि जो सिस्टर्ने है ये किसमें प्रेजेंट है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट होते हैं। फिर हम ये बात कर चुके हैं कॉन्वेक्स फेज और फॉर्मिंग फेज के बारे में बात कर चुके हैं कि ये क्या होता है ना? तो ये सारी चीजें हम वहां पे पढ़ चुके हैं। जब हम ये स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं तो वहां पे किस फेज, फॉर्मिंग फेज, कॉन्वेक्स फेज या ट्रांस फेज, मैच्योरिंग फेज और कॉन्केव फेज में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। सिस फेज में वेसिकल्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आगे गोल्जी बॉडी में एंटर करते हैं, उस फेज को हम सिस फेज या फॉर्मिंग फेज बोलते हैं। वहीं मैच्योरिंग फेज से वो पैक होके निकलते हैं दूसरे सेल में जाने के लिए या उसी सेल में यूज होने के लिए। बस। उसके बाद ये जो सिस ट्रांस फेज होते हैं ये इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। देखिए यहाँ पे यही चीज लिखा हुआ है कि ये जो गोल्जी ऑपरेटस है ये क्या करेगा? ये फंक्शन परफॉर्म करता है पैकिंग ऑफ मटेरियल्स का। और ये मटेरियल डिलीवर होते हैं या तो उसी सेल में इंट्रासेलुलर टारगेट्स के लिए, या तो सीक्रेट आउटसाइड द सेल, या तो सेल के बाहर भी सीक्रेट हो जाते हैं। ये भी PYQ है 2018 और 2019 का। और ये भी देखिए 2019 में ये पूछा गया था कि हाईएस्ट नंबर ऑफ सीक्रेटेड सेल्स आर फाउंड इन, तो वो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। बस। उसके बाद देखिए इस पार्ट से भी कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ ये इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपको एकदम से आना ही आना चाहिए। अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं, लाइन वाइज इंक्लूडेड हैं कि किस लाइन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बिल्कुल आप लोग को एकदम चीजों को रट के रखना है कि यहाँ से क्वेश्चन कितने ज्यादा पूछे जाने के चांसेस है। इंपॉर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। इससे 2020, 2019, 2011, 2013 में लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि नीट के पहले उनका भी NCERT से पूरा का पूरा रिवीजन हो पाए। थैंक यू।